आगे बढ़ते हैं और पश्चिम एशिया में युद्ध के संकट से मार्केट का मूड पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। रैलीज हो रही हैं बीच बीच में, लेकिन वो टिकती नहीं है। जैसा कि आपने आज देखा, 3 दिन की रैली वापस ऑलमोस्ट वहाँ होने की तैयारी हो रही है। इस समय क्या अप्रोच हो आपकी, सब डिस्कस करेंगे वाइट ओक कैपिटल के एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, ये जो फेज़ है मार्केट का, और जिस तरीके से हम ब्रेंट में 115 पर की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन बास्केट ऑलरेडी 140 150 पर आ चुकी है। मेरा पहला सवाल ये है कि एक तो हो गया नियर टर्म का इम्पैक्ट, जो क्लियरली अभी हमको दिख ही रहा है। क्या मार्केट तैयार है एक प्रोट्रैक्टेड इम्पैक्ट के लिए? इसका अर्निंग्स पर इम्पैक्ट होगा, आगे जाते हुए सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट होगा, फंड फ्लोज पर इम्पैक्ट होगा। क्या मार्केट तैयार है इसके लिए? अभी मार्केट यहाँ से और गिर सकता है? अनुज जी, आई थिंक फर्दर डाउनसाइड मतलब और गिरना आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया, सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट हम बोलते हैं, कि भाई अगर ये प्रोलॉन्ग रहा। देखिए, जैसे अगर आप कल ट्रम्प साहब का जो भी ट्वीट या अनाउंसमेंट अगर आप देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल हैज अटैक्ड। अपने आप ही इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के गैस फील्ड को। और अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये मैटर रुक जाए और ईरान इसको फर्दर एस्केलेट ना करे और कतर को बचाए रखे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कॉमन न्यूज़ है, हम सबको पता है। तो अगर किसी न किसी तरीके से एग्जिट, जैसे यूएस प्रोबेबली इस सिचुएशन में से एग्जिट चाहता है। पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में नेटो के मेंबर्स दूसरों को इन्वॉल्व करने की बात हुई। तो हमको ऐसे वॉर के विश्लेषक नहीं है, हम सब वही न्यूज़ पढ़ रहे हैं सब एक साथ। लेकिन इस तरीके से जान पड़ता है कि भाई कहीं ना कहीं से एक एग्जिट की तलाश की जा रही है ये सिचुएशन में से। अगर किसी तरीके से इसमें से इनको एग्जिट मिलता है, तो चलिए ये 15-17 दिन का जो हमारे पे इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट है। अभी 31 मार्च के बाद अप्रैल में रिजल्ट्स आएंगे, कंपनीज के कमेंट्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज वहाँ से हम लोगों को गाइडेंस मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर एक एग्जिट इनको मिलता भी है, तभी भी हम लोगों को कॉर्पोरेट कमेंट्री और रिजल्ट्स के समय का जो डिस्कशन है वो देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहाँ से एग्जिट नहीं मिलता है, इसी तरीके से एस्केलेशन पे एस्केलेशन होता है, तब तो डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर की क्या बात करें, तब तो तेल और गैस और ये सब के ऊपर और भी न्यूज़ फ्लो और भी डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी का जो माहौल है इसमें थोड़े टाइम सब लोगों को सचेत और सावधान रहना चाहिए, कोई एग्रेसिव करना नहीं चाहिए। और मार्केट को वॉच करना चाहिए कि भाई किस तरीके से रिजल्ट सीजन कमेंट्री, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं किस तरीके से प्ले आउट होता है, इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा आपने। अगले 15-20 दिन, 1 महीने में काफ़ी वॉचफुल रहना चाहिए। इन सर्कमस्टेंसेस को कोई भी, अगर आप देखें, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आईटी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आईटी की ये गिरावट मेरे ख्याल से आपके मेरे करियर की सबसे बड़ी गिरावट है ना। आई मीन, ऐसा पेन तो हमने कोविड में नहीं देखा था, ऐसा पेन हमने शायद 2000 में भी नहीं देखा था। ये जो बड़ा गिरावट रही, कितना वॉचफुल रहेंगे आप इस बार की मैनेजमेंट कमेंट्रीज को लेकर? अभी हैप्पीएस्ट माइंड का एक वन ऑफ केस हुआ था, उन्होंने अपने अपने FY27 की अर्निंग्स को लेकर थोड़ा सा प्रोडिक्शंस की, कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। आईटी पर आपका टेक क्या है इस बार? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक एंड ऑफ 2025 जब हमारी बात हुई, आई थिंक लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में बात हुई होगी। तो डेफिनेटली शायद वो बहुत अर्ली प्रेडिक्शन या बहुत ही मिस टाइम्ड स्टेटमेंट रहा होगा, क्योंकि मैं बता रहा था कि एक कॉन्ट्रा कॉल बनेगा। तो वहां से तो और एनएवी गिरी है, और आईटी का इंडेक्स वहां से तो गिरा ही है। तो वो तो डेफिनेटली एक गलत एक्सपेक्टेशन था। लेकिन अभी भी मेरा जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आता है, आई वुड स्टिल से कि वो कॉन्ट्रा बेट है। और तभी अगर आप देखें तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि भाई यूएस में कभी ना कभी ये जो एआई का हाइप है या जो एआई की ये रैली है, इसके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे। तो ज़रूर यूएस में जब रिजल्ट्स आते हैं तो एआई, ये हाइपर स्केलर्स और कैपेक्स जो कंपनियां कर रही है, उनके वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बनेगा। ये सब आप एआई का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई अगर साल में कोई $500 बिलियन का निवेश करता है, तो फ्यूचर में उसको $1.5-2 ट्रिलियन का रिटर्न मिलना चाहिए अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बनाने के लिए। तो कहाँ से ये आएगा? और अगर आप देखें, ये जो एआई का पूरा कमर्शियलाइजेशन अगर करना है,
तो आईटीआईटीएस कंपनी को ही ऑर्गेनाइजेशंस को एआई एनेबल और एआई के लिए रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड माइग्रेशन, उसके ऊपर एनालिटिक्स, एनालिटिक्स के ऊपर फिर इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की बात की जा सकती है। बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, काफी सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा इंटीग्रेशन, 100% क्लाउड माइग्रेशन, एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें आज फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी एनेबलमेंट में, आईटी में काम करने के लिए भी हमारी आईटी आईटीएस कंपनीज का रोल रहेगा। जरूर कुछ विनर्स चेंज होंगे, जो लोग अडेप्ट नहीं करेंगे उनका नुकसान होगा, कुछ नए विनर्स भी उभर के आएंगे। स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज पे ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर 3 महीने पहले जब मैंने बात की, वो तो अब हमको पता है कि टू अर्ली या गलत टाइमिंग था, लेकिन फिर भी ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। और अगर एआई की जो ये हाइप है ये कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती है, तब भी रिलेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर रहेगा। ओके, ये हो गई निफ्टी आईटी पे। अब आते हैं एक दो और बास्केट पे। अ, एक एक जो समर थीम होती है आशीष जी, अमूमन पिछले साल तो इसने काम नहीं किया था, दैट वाइट गुड सेगमेंट। थोड़ा वाइट गुड सेगमेंट को और बढ़ाते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यहाँ पर आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन एक सीजनल फैक्टर एक काम करता है यहाँ पे, बट एक बार फिर से वही हो रहा है, अनसीजनल रेन्स वो टेम्परेचर्स को थोड़ा डाउन रख रही हैं। क्या क्या ऐसी कुछ थीम्स हैं आपके पास जहाँ पे थोड़ा सा हाइड किया जा सकता है इस वक्त, या फिर ये भी अभी अवॉइड कैटेगरी में ही प्लेस करेंगे आप? ये आई थिंक वीरेंद्र जी, इसी फिलहाल तो अगर आप देखें तो मार्केट का ओवरऑल मूड वेस्ट एशिया को लेकर के, आज एचडीएफसी बैंक को लेकर के, एफआई सेलिंग, बाहर के न्यूज़, सो आई थिंक क्या है, ओवरऑल मार्केट का माहौल पिछले महीने 1.5 महीने से, और खास करके 27 फरवरी के बाद से, तो मार्केट का माहौल ही नेगेटिव हो गया है। लेकिन ओवरऑल जो अंडरलाइंग इसके पीछे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर में हमारी आर्थिक व्यवस्था पे पिछले 15 दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं, इसका हमारी आर्थिक व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, वो तो हम लोग वॉच करेंगे। लेकिन जैसा आप कंजम्पशन, कंज्यूमर या वाइट गुड्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो बेसिस अंडरलाइंग हाइपोथेसिस है या जो अंडरलाइंग बिलीव्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम बात करें, जैसे 8th पे कमीशन आने वाली है, या ये हर स्टेट इलेक्शन में गवर्नमेंट यू नो कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस करती है। जो टैक्सेशन चेंज है ऑब्वियसली वो वन टाइम नहीं है, जीएसटी रैशनलाइजेशन भी वन टाइम नहीं है। ऑल दीज टैक्स चेंजेस, पूरा जीएसटी रैशनलाइजेशन, ये सब कुछ परमानेंट है, राइट? वो हमेशा आगे जाकर के भी बेनिफिट देगा। सो आई थिंक कि जो बेसिक अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस है, और कंजम्पशन में केवल वाइट गुड्स की बात नहीं है। अगर आप देखें, जैसे एयरलाइंस हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ट्रैवल टूरिज्म, होटल्स हैं, तो ये सारों में मुझे ऐसा लगता है कि अंडरलाइंग ट्रेंड्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मीन भाई, अब एफएनओ में सारे स्टॉक्स रेड में आ चुके हैं और कोई इसमें कुछ बचा नहीं है, सब रेड में है इस समय। आशीष जी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू नहीं मांग रहा हूँ आपसे, लेकिन ये जो ओवरनाइट एचडीएफसी बैंक की डेवलपमेंट हुई, इस पर आपका क्या व्यू है? क्या इससे थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट और ख़राब हो सकता है, स्पेशली जब एक ऐसी कंपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, उस पर अगर हल्का सा भी सवाल उठे तो? जरूर अनुज, क्योंकि इंडेक्स में बहुत बड़ा वेटेज है। कोई सा भी आप इंडेक्स ले लीजिए, निफ्टी बैंक ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए। हम लोग रिटेल म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, जहाँ पे हमारा मेन टास्क है इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। तो ठीक है, हमारे पोर्टफोलियोज में इंडेक्स के मुकाबले अंडरवेट था, और इतना ज़्यादा वेटेज नहीं था, तो चलिए ठीक है, थोड़ा शायद रिलेटिव परफॉर्मेंस में कम मार पड़ेगा। लेकिन आप एफआईआईस के नज़रिए से देखें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के नज़रिए से देखें, तो क्योंकि ये इंडेक्स का और हमारे मार्केट कैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ज़रूर इसका सेंटिमेंट पे और परफॉर्मेंसेस पे और लोगों के पोर्टफोलियोज पे ज़रूर असर पड़ता है। और ये वाइडली हेल्ड स्टॉक है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा जिसके पास ये बैंक का स्टॉक शायद ना हो, ऐसा मुश्किल है कोई पोर्टफोलियो। तो ये एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट है। प्लस ऑफ कोर्स मैं स्टार्टिंग में सुन रहा था, जैसा आपने बताया, रुपी पे असर, एडीआर, जब कल रात को एडीआर नेगेटिव था, रुपया नेगेटिव, तो वो दर्शाता है कि भाई एफआई सेलिंग भी इस स्टॉक में या इस तरह पे देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव सेंटिमेंट है। और मेरे ख्याल में जो लेटर पब्लिश किया गया उसमें थोड़ी, जैसे आप कहें कि लैंग्वेज थोड़ी इनडायरेक्ट है,
कि भाई वैल्यूज़ और एथिक्स की जब बात उठती है तो उसकी वजह से एक सस्पेंस बनता है। ज़रूर आज आप सभी मीडिया के दोस्तों ने बैंक मैनेजमेंट से और बोर्ड से बात की है, तो उससे थोड़ी पॉजिटिविटी और एक तरीके से कंट्रोल या काबू आया है या क्लैरिफिकेशन कुछ आया है। बट ज़रूर ये अनएक्सपेक्टेड सडन डेवलपमेंट काफ़ी नेगेटिव है। ओके। अच्छा, अब इसके अलावा अब क्योंकि हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जैसा शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौके दे रहा हो, ये कोई पर्टिकुलर थीम जहां पर आप सुप्रीमली बुलिश हो और जहां पर अब आप इन्वेस्टर्स को कहें कि अब इन लेवल्स पर बाय करें, इवन इफ यहां से अगर और भी गिर जाए तो कोई टेंशन नहीं है? तो अनुज जी, दो चीज़ें हैं। जैसे एक तो मैं हमेशा मतलब मैं बता ही रहा हूँ लोगों को कंटिन्यूसली, बिकॉज ऐसे समय पे हमारे तो क्लाइंट इंटरेक्शंस, जो वित्तीय सलाहकार है उनके कॉन्फ्रेंसेस, ये सब एक्चुअली बढ़ जाता है। काफ़ी इंटरेक्शंस दिन में 3-3 4-4 बार इंटरेक्शंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। तो हम सब लोगों को यही बताते हैं कि भाई देखिए, हर दूसरे साल किसी न किसी कारण से 15-20% की गिरावट आती है मार्केट में। आज हम लोग 2026 में हैं, तो भाई आज इस कारण से आया है। पिछले साल ट्रम्प साहब के टैरिफ्स और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू की बात हो रही थी, उसके पहले इलेक्शन कोalition पॉलिटिक्स, उसके पहले ईरान इसराइल का फिर कोई मामला, उसके पहले सिलिकॉन वैली बैंक, यूक्रेन रशिया वॉर। तो लगभग हर दूसरे तीसरे साल एक बार निफ्टी 15-20% गिरी है, और हर बार अलग कारण होता है, और हर बार जो कारण आता है वो इतना ही भयानक हमको लगता है और इतना ही हमको डराता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को लाइटली लिया जाए। इनफैक्ट मैंने खुद कहा कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तब तक सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक आने वाले 3 से 6 महीने में देखिए पॉजिटिविटी भी इसमें निकलेगी, क्योंकि किसी भी कारण से अगर यूएस की ये एआई की रैली, देखिए यूएस का अगर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है तो कोई इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालने नहीं वाला है। अब किसी भी कारण से अगर यूएस में मार्केट करेक्ट होता है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में और रिलेटिव वैल्यूएशंस और ये सारे पिछले 1.5-2 साल के डेवलपमेंट्स को लेकर के इंडिया में पैसा जरूर आएगा। तो पहले तो इसमें सेक्टर टाइम करना मुश्किल है, बट आई वुड से मल्टी कैप, क्योंकि अब क्या है कि स्मॉल कैप मिड कैप भी इंटरेस्टिंग होने लगा है। तो पहले हम बोलते थे सबको फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, ये सब, बट आई थिंक अभी मैं बोल रहा हूँ सबको मल्टी कैप फंड्स में डालें, जहाँ पे 70% हमारा एक्सपोजर स्मॉल एंड मिड कैप में होता है। रही बात सेक्टर्स की, तो आई थिंक जैसे हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल्स है, आई थिंक जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिजिटल या टेक, तो ये जो है इसमें आई थिंक सिलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप सेक्टर्स की बात करते हैं तो। और अगर आप मार्केट कैप की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मॉल एंड मिड कैप कलेक्ट करना शुरू करना चाहिए, और आने वाले 3 से 6 महीने में ग्रेजुअली एंट्री लेनी चाहिए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यूज़ सामने रखने